हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल्स पॉइंट। और आज इस कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, वो है ब्रुसेलोसिस। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रुसेलोसिस को समझने की अगर हम बात करें तो इट्स अ जूनोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जूनोटिक या फिर जूनोसिस से हम क्या समझते हैं, दैट इट इज़ एबल टू स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। यानी कि जूनोसिस का मतलब होता है एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाना, या फिर इन बिटवीन भी बोल सकते हैं। तो ये एक जूनोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे कॉज कौन करता है? ब्रुसेला स्पीशीज़। ये इफेक्ट करता है ह्यूमन और एनिमल्स को। ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में, यानी ह्यूमन में कैसे हो जाता है ये? जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड एनिमल से जिसमें ब्रुसेला स्पीशीज़ है, या फिर जब हम कंज्यूम करते हैं अनपास्चराइज्ड एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क और मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट्स जो कि सही तरीके से पास्चराइजेशन प्रोसेस उसकी नहीं हुई है, जो अनपास्चराइज्ड है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। तो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन। अब हम अगर कॉजेज़ को समझने की कोशिश करें तो कॉजेज़ एज आई टोल्ड यू कि ब्रुसेला स्पीशीज से होती है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है इट इज़ ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिला है। ओके, इसमें भी बहुत से फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि आ जाता है ब्रुसेला मेलिटेंसिस, ये सबसे ज़्यादा विरुलेंट फॉर्म होता है। ये गोट्स और शीप में देखने को मिलता है, उनके थ्रू ये अकर होता है। फिर आ जाता है ब्रुसेला बॉटिस कैटल के फ्रॉम कैटल, ब्रुसेला स्यूस पिग से, और ब्रुसेला केनिस डॉग से। तो ये थे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अगर आप पेपर एग्जाम में आए हैं तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि ये ब्रुसेला स्पीशीज से होता है, दैट्स इट। और अगर आपको ये याद रहा तो और अच्छी बात है। फिर आ जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ये ट्रांसमिट होता है? तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, नंबर 1, जब भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इन्फेक्टेड एनिमल से, प्लेसेंटा, अबॉर्टेड फीटस, यूरिन या ब्लड से, तो उस चीज़ में ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है ये प्रेजेंट होता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आता है ह्यूमन तब ये हमें ट्रांसमिट हो सकता है। नंबर 2, जब हम इंजेक्शन करते हैं अनपास्चराइज मिल्क, चीज़ या डेयरी प्रोडक्ट्स का, तब भी ये देखने को मिलता है। इनहेलेशन ऑफ एरोसोल्स, जो लैब वर्कर्स यहाँ पर हाई रिस्क पर होते हैं, एरोसोल्स को जब इनहेल कर लेते हैं तब। 4th इज़ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो जो वेटरनरियंस होते हैं, फार्मर्स, स्लॉटर हाउस वर्कर्स, उनमें ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग एनिमल्स के साथ ही क्या है अपना काम करते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करें तो आप एग्जाम में ऐसा ट्रायड बनाकर भी ऐसा पूरा लिख सकते हो कि एजेंट इज़ दिस, ओके, होस्ट फैक्टर इज़ दिस, और ऐसे भी आप लिख सकते हो। एजेंट एज आई टोल्ड यू ब्रुसेला स्पीशीज से होता है। होस्ट फैक्टर कौन कौन होता है? किसे होने का जो रेट है वो ज़्यादा होता है। तो पहला जाता है ऑक्यूपेशनल रिस्क में, जो वेट्स होते हैं, फार्मर, डेयरी वर्कर जो वहाँ पे काम करते हैं। फिर नंबर 2 इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, यानी कि जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, तो वहाँ उन इंडिविजुअल को ये हो सकता है, और जो ट्रैवल कर रहे हैं टू एंडेमिक एरियाज वहाँ पर। फिर इन्वायरमेंट में आ जाता है एंडेमिक एरियाज जैसे कि मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, इंडिया। यहाँ पर ये एंडेमिक एरियाज़ हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ये। पुअर हाइजीन जब होती है एनिमल को हैंडलिंग में तब भी ये देखने को मिलती है, और कंजम्पशन ऑफ रॉ डेयरी। अच्छा, इसको जो ये अपना ब्रुसेलोसिस है इसे हम मैल्ट फीवर के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जूनोटिक डिजीज़ है वर्ल्ड में। इसे हम मेडिटेरेनियन फीवर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये फर्स्टली आइडेंटिफाई हुआ था आइलैंड ऑफ माल्ट में, है ना, जो मेडिटेरियन एरिया में है, उसके कारण इसको हम माल्टा फीवर या फिर मेडिटेरेनियन फीवर भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आप हाईलाइट कर सकते हो। तो एंडेमिक एरियाज ये होगा एनवायरनमेंट। इंक्यूबेशन पीरियड इससे 1 to 4 वीक्स का होता है, बट ये सेवरल मंथ तक भी एक्सीड कर सकता है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो फीवर हमें देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट नाइट स्वेट्स देखने को मिल सकता है एक पेक्यूलियर स्मेल के साथ, जॉइंट मसल पेन, हेडेक, फटीग, वेट लॉस, हेपाटोस्प्लीनोमेगली, यानी कि जो लिवर होता है और स्प्लीन होता है उनमें एनलार्जमेंट हो जाता है,
सीवियर केसेस में, क्रोनिक केसेस में अर्थराइटिस, एंडोकार्डाइटिस और डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री एंड सिम्टम्स के थ्रू, ब्लड कल्चर, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट में एलाइजा, पीसीआर टेस्ट, बोन मैरो कल्चर, ये सारे टेस्ट से हम डायग्नोस कर सकते हैं इस कंडीशन को। प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए पर्सनल लेवल पर आप क्या कर सकते हैं कि रॉ और अनपेस्चराइज्ड मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है, आपको नहीं कंज्यूम करना है। ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करना है जब भी आप एनिमल को हैंडल कर रहे हैं। प्रॉपर कुकिंग हो मीट की, ये देखना है। एनिमल कंट्रोल में वैक्सीनेशन जो होता है एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। रेव 1 होती है शीप के लिए और गोट के लिए S19 फॉर कैटल। ओके, तो इससे आपको वैक्सीनेटेड कर देना अपने एनिमल्स को। क्वारंटाइन एंड कलिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, जिनको ये ऑलरेडी ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ऐसे एनिमल्स को क्वारंटाइन में रखना है, कोई जिससे दूसरे एनिमल्स को ये इन्फेक्टेड ना हो और उसके थ्रू ह्यूमन को ना हो, और रेगुलर वेटनरी सर्विलेंस करवाना है। ऑक्यूपेशन सेफ्टी के लिए जो वहाँ पर काम कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होनी चाहिए, डिसइंफेक्शन होना चाहिए एनिमल शेड्स एंड टूल्स का। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, इसमें हम डॉक्सी देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 6 वीक्स के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर 2 to 3 वीक्स, या फिर रिफैम्पिसिन भी दे सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट। ऑल्टरनेटिव में डॉक्सी प्लस रिफैम्पिसिन 6 वीक्स के लिए। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है क्रोनिक और कॉम्प्लिकेटेड केस में। पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये नोटिफाइड डिजीज़ है बहुत सी कंट्री में। कॉज इकोनॉमिक लॉसेज इन एनिमल इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल इंडस्ट्री में लॉस हो जाएगा अगर उनकी हेल्थ ख़राब होती है, इन्फेक्टेड एनिमल्स अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो। नीड इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, वन हेल्थ अप्रोच, ह्यूमन प्लस एनिमल प्लस एनवायरनमेंट। तो साथ में सारे सेक्टर्स मिलकर काम करें तो इस चीज़ पर बहुत अच्छे से काम हो सकता है। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ह्यूमन वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, और ब्रुसेलोसिस कई बार मिस डायग्नोज हो जाता है मलेरिया की तरह और ट्यूबरकुलोसिस की तरह, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं ये ओवरलैपिंग है, एक जैसे हैं थोड़े। क्रोनिक ब्रुसेलोसिस से न्यूरोलॉजिकल और कार्डिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। प्रिवेंशन डिपेंड मेनली ऑन एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्लस फूड सेफ्टी। तो बेसिकली आप प्रिवेंट इसको ऐसे ही कर सकते हो कि फूड सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए, अनपास्चराइज्ड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ना कंज्यूम हो, और जो एनिमल्स हैं बेसिकली उन पर ध्यान दिया जाए, क्वारंटीन करके उन्हें वैक्सीनेट किया जाए। तो दिस इज़ अबाउट द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो। अब मैं एक बहुत ईजी ट्रिक बता दे रही हूँ टू रिमेंबर इन एग्जाम और एनी काइंड ऑफ, कि तुम्हें याद रहे। फार्म फीवर, तो हमेशा तुम याद रखना कि ब्रुसेलोसिस को हम फार्म फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो एफ का मतलब फार्म एनिमल्स, यानी कि काउ, गोट, पिग्स में देखने को मिलता है। ए स्टैंड फॉर एनिमल कॉन्टैक्ट या फिर अनपास्चराइज्ड मिल्क, तो ये स्प्रेड पता चल गया। आर मतलब रिलैप्सिंग फीवर, है ना। एम फॉर मलाइज एंड मसल पेन, फिर फार्म, फिर आ जाएगा क्या, फीवर। एफ में फार्मर्स एंड वेट जो रहते हैं रिस्क में। ई फॉर एंडेमिक इन रूरल एरियाज, लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है 6 वीक प्लस का। ई फॉर एलाइजा एंड कल्चर, और आर से रिफैम्पिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन इसका ट्रीटमेंट होता है। तो आई होप तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये ट्रिक ही आप याद रखते हो तो आपका बहुत हद तक आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। और अगर आपको इस डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।